अभी तक हमने एक समय में एक रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकता है वो, या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो सकता है। उसके प्रॉपर्टीज, उसके संदर्भ में एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, उसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालनी है, ये सब देखा है। लेकिन काफी समय क्या होता है कि एक ही एक्सपेरिमेंट में हमारे विचार में एक से ज्यादा मापन या एक से ज्यादा वेरिएबल साइमल्टेनियसली रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। जैसे कि अगर क्लास में हम एक रैंडमली स्टूडेंट को चूज करेंगे और उनके गणित के मार्क्स और हिंदी के मार्क्स देखेंगे, तो ये गणित के मार्क्स तो एक मापन हो गया x, और हिंदी के मार्क्स दूसरा मापन हो गया y। तो एक साथ ही एक स्टूडेंट से जुड़े ये दो अलग अलग माप है। या हम सभी सब्जेक्ट्स में देख लेंगे, साइंस के मार्क्स भी दे सकते हैं, वो तीसरा मापन होगा z। तो एक साथ हम जब एक साथ दो या उससे ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं? तो जैसे हमने एक रैंडम वेरिएबल के लिए किया, हम देखेंगे दो अलग अलग चीजें। जब जो रैंडम वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रीट है और जब वो कंटिन्यूअस है। तो शुरुआत करते हैं दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स से। मैं थोड़ा विस्तार से लिख लूं। लेट x एंड y बी टू डिस्क्रीट असंतत या असतत यादृच्छिक चर जो एक ही सैंपल स्पेस पे डिफाइंड है। जब एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हम देख रहे थे, तो सबसे शुरुआती चीज जो हमने देखी थी वो थी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हम जो देखेंगे वो दोनों का मास फंक्शन, लेकिन इकट्ठा एक साथ। तो उसके लिए हम लिखते हैं द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या संयुक्त प्रायिकता मान फलन। हम इंग्लिश टर्म यूज करेंगे तो जॉइंट पीएमएफ यूज करेंगे। पीएमएफ हमने काफी बार यूज किया है। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अभी क्योंकि हम दो अलग अलग यादृच्छिक चर एक साथ देख रहे हैं, तो हमारे मास फंक्शन भी फंक्शन या फलन होगा दो वेरिएबल्स का, दो चरों का। तो उसको हम दर्शाएंगे स्मॉल p, फंक्शन ऑफ x, y। फॉर ईच पेयर ऑफ वेरिएबल्स x, y इज डिफाइंड बाय, इसको इस तरह से हम परिभाषित करते हैं जैसे एक के लिए किया था, कुछ उसी तरह से। फर्क क्या है, अब हम एक साथ दो यादृच्छिक चर, दो रैंडम वेरिएबल्स देख रहे हैं। तो ये p ऑफ xy होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि साइमल्टेनियसली यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल x मान लेता है स्मॉल x, और रैंडम वेरिएबल y मान लेता है स्मॉल y। सॉरी, ये मैं करेक्ट कर लूं।
तो पहली बार है तो मैं ये दोहराता हूं कि ये जो इवेंट है x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई पहली बार लिख रहे हैं, तो ये क्या इवेंट है? ये इवेंट है पहले जैसे x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x और उसी टाइम इंटरसेक्टेड विथ साइमल्टेनियसली y टेक्स द वैल्यू स्मॉल y। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ द टू इवेंट्स है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉमा के साथ हमेशा से दर्शाएंगे। तो जैसे एक रैंडम वेरिएबल के लिए था p ऑफ एक्स वाई, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी है हर युगल, हर पेयर x, y के लिए ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमेशा से रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर हम सभी x और y के ऊपर इसको जोड़ ले, p x y को जोड़ ले मतलब सम कर ले, सभी x के लिए और सभी y के लिए अगर हम इसको जोड़े तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए जो होगी 1। तो ये जो दो सिंगल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी उचित है स्टेटमेंट्स, वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए भी उचित रहते हैं। और अगर अभी हमारे इवेंट जो है वो दोनों रैंडम वेरिएबल x और y से जुड़े हो सकते हैं, सो फॉर एनी सेट A जो अभी R2 का उपसमुच्चय है, पहले हमारे जब हम एक रैंडम वेरिएबल को देखते थे तो हम देखते थे इंटरवल्स और देखते थे x उस इंटरवल में आने के चांस क्या है, या x कोई एक पर्टिकुलर मान x लेने का चांस क्या है। अभी हमारे जो सेट है वो रहेंगे R2 के उपसमुच्चय। तो और अगर ऐसा कोई a हम लेते हैं और हमें पता करना है कि ये पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स कैपिटल X कैपिटल Y इस सेट A में रहेंगे, उस घटना की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे? जैसे पहले कर रहे थे, हम वो जॉइंट पीएमएफ लेंगे P ऑफ X, Y और हम उन सभी x और y के ऊपर इसको जोड़ लेंगे जो A में आते हैं। सो ये डबल सम लिख रहा हूं मैं, और ये सम है ऑल x और y के ऊपर जो इस सेट में आते हैं। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को यूज करके प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप में 3 पंप्स है, जिसमें से 2 पंप्स है पेट्रोल के लिए, हैज 2 pumps for petrol, और एक पंप है डीजल की, 1 पंप फॉर डीजल। तो पेट्रोल पंप में कभी ज्यादा भीड़ रहती है, कभी कम भीड़ रहती है। तो जब भीड़ रहती है, जब गाड़ी आती है पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भरने के लिए, तो एक या उससे ज्यादा पंप्स काम करते रहेंगे। तो हम 2 रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं। लेट x बी द नंबर ऑफ let x be the number of pumps for petrol which are in use। जो कोई गाड़ी खड़ी है, वो पेट्रोल भरा जा रहा है,
और उसी तरह से y be the number of pumps for diesel which are in use, जो किसी भी समय एक्चुअल काम कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल भर रहे हैं, तो वो कब भरते रहेंगे? जब कोई गाड़ी वहां पे खड़ी है, गाड़ी कोई व्हीकल, ट्रक, स्कूटर खड़ी है, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। तो एक्स पेट्रोल भरने वाले 2 पंप है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्स की संख्या होगी 2, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है। सो एक्स टेक्स वैल्यूज, मतलब एक भी गाड़ी अगर नहीं है तो एक भी पंप उस समय यूज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब नंबर ऑफ पंप्स विच आर इन यूज उस समय है 0। एक्स टेक्स वैल्यूज 0, 1 एंड 2, और उसी तरह से y टेक्स वैल्यूज 0 एंड 1। तो इसका जो जॉइंट पीएमएफ है वो इस तरह से है। तो हम y की वैल्यूज लिखेंगे 0 और 1। एक टेबुलर फॉर्म में मैं ये पीएमएफ लिखने वाला हूं। ये टेबल है P ऑफ एक्स वाई के लिए, और x की वैल्यूज है 0, 1 और 2। और प्रोबेबिलिटीज जो है जॉइंट पीएमएफ की वैल्यूज जो है वो इस प्रकार से हैं: 0.20, 0.10, 0.20 एक पहले कॉलम में, और 0.05, 0.15 और 0.30। आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि ये जो 6 वैल्यूज है पी एक्स वाई की, उसको अगर जोड़ ले तो वो एक्चुअली 1 आंसर दिलाती है। तो ये वैलिड पीएमएफ है, वैलिड जॉइंट पीएमएफ है। तो इस टेबल का पहले तो मतलब देखते हैं, उसका मतलब क्या है। अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 क्या है, तो जॉइंट पीएमएफ के डेफिनेशन के तहत ये वैल्यू है P1,1, और ये जो पी एक्स वाई की वैल्यूज दी गई है वो टेबल में दी गई है। तो हम x इक्वल टू 1 टेबल में देखते हैं, रो सेकंड रो में आएगा, और y इक्वल टू 1 सेकंड कॉलम में आएगा। तो उसके फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो है P11, और उसका मान है 0.15। तो ये तो डायरेक्टली टेबल यूज करके हमने P11 लिख लिया। उसी तरह से P00 है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, P00 है 0.2, P01 है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 को लेके 0.05, और P10 0.1। उस तरह से सभी pxy की वैल्यूज हम पढ़ सकते हैं इस दिए गए टेबल से। अगर हमें देखना है पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कैसे निकालेंगे? तो x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? उसका मतलब है x या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन y क्या है? y के लिए तो कुछ दिया नहीं गया है। तो ये हमारे पास, तो अगर x का पीएमएफ होता तो हम x के पीएमएफ को यूज करके हमें पता है ये कैसे निकालना है। लेकिन हमारे पास तो अभी जॉइंट पीएमएफ है, तो ये जॉइंट पीएमएफ को यूज करके ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो जॉइंट पीएमएफ को यूज करना है तो हमें दोनों रैंडम वेरिएबल्स x और y को मद्देनजर रखना होगा। तो x लेस देन इक्वल टू 1 तो पता है हमें x 0 या 1 हो रहा है, लेकिन उसके साथ y के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है।
अगर y के लिए कोई कंडीशन नहीं है उसका मतलब y कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो पहले हम देखते हैं x इक्वल टू 0, उसके साथ हो सकता है y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 के साथ हो सकता है y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 हो सकता है y इक्वल टू 0 के साथ, और x इक्वल टू 1 हो सकता है y इक्वल टू 1 के साथ। तो ये अलग अलग 4 पॉसिबिलिटीज हैं x और y के लिए, जिसके तहत ये इवेंट x लेस देन इक्वल टू 1 घटेगा। तो अभी तो ये हमने सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए जैसे किया था, ये अलग अलग जो 4 इवेंट्स में लिखे हैं वो सब म्यूचुअली डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है। तो उसके प्रोबेबिलिटीज हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग करके ऐड करेंगे। तो ये होगा P00 प्लस P01 प्लस P10 प्लस P11, और इनकी वैल्यूज हम टेबल से देख सकते हैं। 0.20 प्लस 0.05 प्लस 0.10 प्लस 0.15, और उसका मान है 0.5। लेकिन ये जो इवेंट्स है वो अब अलग अलग डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। हम अगर देखना चाहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 2, अब ये हमें अलग से नहीं दिया गया है x क्या वैल्यू ले सकता है, y क्या वैल्यू ले सकता है हमें, लेकिन ये दिया गया है x प्लस वाई हमेशा 2 होना चाहिए। इस घटना को हम देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि हमें इस घटना की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी। हम उसकी जॉइंट पीएमएफ देखेंगे pxy, और उन सभी युगल xy के ऊपर ये उसको जोड़ेंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब x तो वैल्यूज कौन से ले रहा है, x वैल्यू ले रहा है 0, 1 और 2, y वैल्यू ले रहा है 0 और 1। तो अगर x 0 है तो y की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x प्लस वाई 2 हो सकता है। लेकिन अगर x 1 है तो y 1 हो सकता है, क्योंकि 1 प्लस 1 2 है, और अगर x 2 है तो y 0 हो सकता है, क्योंकि 2 प्लस 0 इज ऑल्सो 2। तो ये जो इवेंट है x प्लस वाई इक्वल टू 2, वो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर लिखेंगे P11 प्लस P20, और P11 क्या है, P20 हम टेबल से दिखेंगे, P11 है 0.15 और P20 है 0.2। सो 0.15 प्लस 0.2, जिसका एडिशन करेंगे तो 0.35। एक फाइनल एग्जांपल इसी उदाहरण में हम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x और y इस उदाहरण में दोनों ऋणेतर पूर्णांक संख्या लेते हैं, 0, 1, 2 x के लिए और 0 और 1 y के लिए। तो उनकी एडिशन हमेशा शून्य और उससे ज्यादा रहेगी। उसकी एडिशन शून्य कब रहेगी, जब दोनों x और y शून्य है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने x प्लस वाई इक्वल टू 2 के लिए किया था, हम वो सभी युगल देख सकते हैं x y जो सेटिस्फाई करते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और उनकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ ले और ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम अगर कॉम्प्लीमेंट इवेंट यूज करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। वी कैन राइट दिस इज 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इक्वल टू 0,
और x प्लस वाई कब जीरो होगा? जब दोनों जीरो रहेंगे। सो दिस इज 1 माइनस पी 0 जो है 1 माइनस 0.20 और 0.8। सो इस तरह से अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हम निकाल सकते हैं। और एक यही उदाहरण को कंटिन्यू करके हम पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो x 0 कैसे होगा? x 0 होगा जब, जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास अगर x का पीएमएफ होता तो हमें पता है ये कैसे फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास तो जॉइंट पीएमएफ दिया गया है। तो जॉइंट पीएमएफ है तो हमें देखना होगा कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तभी हम px, y यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमें पता नहीं है कि x इक्वल टू 0 के साथ कौन सा y यूज करेंगे। तो अगर y पे कोई कंडीशन नहीं है उसका मतलब है y कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो x इक्वल टू 0 के साथ हो सकता है y इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्टली, क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी हमने ये कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली ये प्लस लिखता हूं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। y सिर्फ दो ही वैल्यूज ले सकता है, 0 और 1। तो इसका मान होगा p00 प्लस p01 जो है 0.2 प्लस 0.05 या 0.25। अगर हम टेबल के पास फिर से जाते हैं तो 0.2 प्लस 0.25। तो हमने क्या किया है, तो हमने ये जो रो था x इक्वल टू 0 का, उस रो में जो वैल्यूज है उसको हमने जोड़ लिया था और हमें मिला 0.25। उसी तरह से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 होगी p10 प्लस p11 जो जिसकी वैल्यूज अभी हमने देखी 0.1 प्लस 0.15 जो फिर से है 0.25 और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 होगा p20 प्लस p21 जिसकी वैल्यूज है 0.2 प्लस 0.3 जो है 0.5। तो ये मैं फिर से उस टेबल के पास जाता हूं और ये जो रो सम्स हैं टेबल के, वो हमने रो सम्स लास्ट कॉलम में लिख लिया है और लास्ट यहाँ पे 0.50 है। वैसे ही हम कॉलम सम्स भी देख सकते हैं। तो कॉलम सम्स y इक्वल टू 0 का अगर कॉलम देखेंगे और उसको अगर जोड़ेंगे तो हमें ये मिलता है 0.50 और y इक्वल टू 1 के कॉलम को देखेंगे और जोड़ेंगे तो उसका भी होगा मान 0.50। तो ये क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। और x कैसा रैंडम वेरिएबल है? x ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो मान लेता है 0, 1 और 2। तो हमने ये जो फाइंड किया है ये तो पीएमएफ है रैंडम वेरिएबल x का, और उसी तरह से यहां पे हमने देखा है ये है पीएमएफ रैंडम वेरिएबल y का, क्योंकि y भी सिर्फ दो वैल्यूज लेता है 0 और 1। तो हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है रो सम्स और कॉलम सम से, तो वो एक्चुअली है पीएमएफ रैंडम वेरिएबल x का। लेकिन हमारे पास अभी अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है तो कंफ्यूजन हो सकता है अगर हम एक ही नोटेशन से दर्शाएं। तो हम इसको दर्शाएंगे स्मॉल p सब x ऑफ 0, स्मॉल p सब x ऑफ 1 और स्मॉल p x ऑफ 2 से। तो ये है पीएमएफ
प्रायिकता मान फलन ऑफ x। और क्योंकि हमने ये जॉइंट पीएमएफ से कैलकुलेट किए हैं और मार्जिन में लिखे हैं, तो लिटरेचर में इनको कहा जाता है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स, मार्जिनल प्रायिकता मान फलन एक्स का। और इसी तरह यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी नहीं थी इसलिए अलग से लिख रहा हूं, ये दर्शाता है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई, जिसको हम लिखेंगे py0 और py1 से। और py0 की कैलकुलेशन हमने करी थी कॉलम टोटल से 0.5, py1 इज 0.5। तो अगर हमें जॉइंट पीएमएफ पता है और ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया था, तो हमने ये कॉलम टोटल्स या रो टोटल से दोनों रैंडम वेरिएबल्स के अलग अलग मार्जिनल पीएमएफ कैलकुलेट कर लिए थे। तो उसको हम और ठीक से अगर मैं लिख लूं, इन जनरल लिख लूं, ये तो हमने इस उदाहरण में देखा था। तो लेट डेफिनेशन, लेट x and y have joint PMF, संयुक्त प्रायिकता मान फलन pxy, then the marginal PMF of x, मार्जिनल प्रायिकता मान फलन x का, जिसको हम दर्शाएंगे p सब x ऑफ x से, इज कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें ये तो है, रिमेंबर ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। और जैसे हमने उदाहरण में देखा था, ये इवेंट x इक्वल टू x को की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू x के साथ y कौन सी अलग वैल्यूज ले सकता है, और उसको हम सम कर रहे हैं। तो ये संक्षिप्त रूप में लिख रहा हूं मैं। हम देखेंगे x तो फिक्स्ड है यहाँ पे, और हम उन सभी y को देखेंगे जो ये इस x के साथ जाता है, और ये x फिक्स्ड है लेकिन y की सभी वैल्यूज हम देख रहे हैं, तो हम y के ऊपर सम कर रहे हैं। ये मैं फिर एक बार टेबल के तरफ जाता हूं। अगर हम x इक्वल टू 0 फिक्स कर रहे हैं, तो हम ये जब ये रो टोटल कर रहे हैं तो हम y के सभी वैल्यूज देख रहे हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, और जो करस्पॉन्डिंग px0 प्लस px1 कर रहे हैं। तो यही मैंने यहाँ पे जनरल डेफिनेशन में लिखा था। और इसी तरह ऑल्सो द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, वो हम डिनोट करेंगे p सब y से, और उसकी वैल्यू हर स्मॉल y के लिए कैसे पाएंगे, इज p सब y ऑफ y which is probability y equal to y। हम देखेंगे अब y फिक्स्ड है यहाँ पे, और हम सभी पॉसिबल x के ऊपर देखेंगे और उसको जोड़ लेंगे, सम ओवर ऑल x ऑफ pxy। तो जो मैंने कुछ देर पहले दर्शाया था कि अगर हम अब, ये तो डेफिनेशन हो गई, अगर एक्स वाई का जॉइंट पीएमएफ हमें दिया गया है pxy, और हमें अगर कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x बिलोंग्स टू a, जहां अब a है कुछ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और a है सबसेट ऑफ r, ना कि R2 का। तो
अगर हमारे पास x का पीएमएफ है तो हमें पता है ये कैसे करना है, सम ओवर ऑल x इन ए, पीएमएफ ऑफ x को जोड़ के करेंगे। लेकिन पीएमएफ x की px की परिभाषा क्या है, ऊपर जो स्क्रीन पे लिखा है ये है, हम जॉइंट पीएमएफ पी एक्स कॉमा वाई को देखेंगे और सभी y के ऊपर जोड़ेंगे। यही चीज हमने करी थी पहले जब उदाहरण में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है प्रोबेबिलिटी x इन a और y इन r, y कोई भी वैल्यू ले सकता है और इसीलिए हम सभी y के ऊपर वो जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज करके अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें जैसे होना चाहिए हमें ठीक वही आंसर मिलेगा। एक और उदाहरण मैं लिख लेता हूं इसी तरह का। सो एग्जाम्पल, यहां पे फिर एक बार हमारे पास दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है x, जहां x वैल्यूज लेता है 0, 1 और 2। मैं फिर एक बार जॉइंट पीएमएफ लिखूंगा टैब्यूलर फॉर्म में, और y वैल्यूज लेता है 1, 2 और 3। और अभी हमें पता है शायद हमें मार्जिनल पीएमएफ कैलकुलेट करना है, तो मैं थोड़ी जगह छोड़ दूं। और हमारे पास टेबल में दिए गए हैं जॉइंट पीएमएफ के वैल्यूज, जो है 0, ये 9 वैल्यूज है, मैं लिख लेता हूं 0.05, 0.1 और 0.2। x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए है 0.1, 0.1 और 0.1, और x इक्वल टू 2 के लिए है 0.2, 0.05 और 0.1। तो अगर हम मार्जिनल पीएमएफ्स, चूंकि ये टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, पहले तो मैं ये चेक कर लूं कि ये सही पीएमएफ है कि नहीं। अगर ये 9 वैल्यूज को मैं जोड़ लूं तो हमें 1 मिलता है, तो ये जॉइंट पीएमएफ है। और डायरेक्टली मैं pxx और pyy लिख सकता हूं यहीं पे। px ऑफ 0 क्या होगा, x इक्वल टू 0 के रो में जो भी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज है उसको जोड़ लूं, वो आता है 0.35। उसी तरह px ऑफ 1 विल बी 0.3 और x इक्वल टू 2 के लिए होगा px की वैल्यू 0.35। और मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y हम कॉलम के एंट्रीज को जोड़ के करेंगे। तो y इक्वल टू 1 भी है के लिए y इज 0.35, y इक्वल टू 2 के लिए है 0.25 और y इक्वल टू 3 के लिए है 0.4। तो तुरंत ही हमने pxx और pyy यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास कोई भी इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है तो ये हम जॉइंट पीएमएफ यूज करके कर सकते हैं। लेकिन मैं इस उदाहरण को यूज करके हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो दोहराता हूं। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल पीएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिखता हूं मैं। क्योंकि हमारे पास अभी दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो क्या हमारा x का पीएमएफ चेंज होगा या नहीं होगा।
तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ मैं ये पूछता हूं कि अगर हमें पता है कि y ने कोई स्पेसिफिक वैल्यू ली है स्मॉल y, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि तब x स्मॉल x वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b होगा। तो इसको हमें पता है कि ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, जो हम लिखते हैं x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई से, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू वाई। जो हम जॉइंट पीएमएफ और मार्जिनल पीएमएफ को यूज करके ये लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में आएगा p ऑफ x कॉमा वाई और डिनोमिनेटर में आएगा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y एट स्मॉल y। और ये हम हर x और हर y के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। So definition, the conditional PMF of x given y equal to y। अब कंडीशनल पीएमएफ लिख रहे हैं तो उसका मतलब है हम x के सभी वैल्यूज के लिए ये पीएमएफ लिखने जाएंगे। तो उसका नोटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एट द सेम टाइम नोटेशन अगर एक बार पता करे तो काफी क्लियर भी है। तो इसका नोटेशन क्या है, गिवन y इक्वल टू y इज डिफाइंड एज फॉलोज। उसका नोटेशन है, हम पीएमएफ को दर्शा रहे तो स्मॉल p से ही हम उसको दर्शाएंगे, लेकिन ये दर्शाने के लिए कि एक कंडीशनल पीएमएफ है, हम मार्जिनल पीएमएफ को कैसे दर्शा रहे थे, p सब x से या p सब y से। तो कंडीशनल पीएमएफ कंडीशनड ऑन y कर रहे हैं, तो हम इसको दर्शाते हैं x गिवन y, कैपिटल X गिवन कैपिटल Y, और कहां पे करेंगे, स्मॉल x इक्वल टू गिवन स्मॉल y। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द probability that random variable x equal to x given y equal to y। अभी हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर लिया है, ये है p ऑफ x कॉमा y डिवाइडेड बाय मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y इक्वल टू y। और उसी तरह से ऑफ कोर्स हम x और y को पलट सकते हैं। द कंडीशनल पीएमएफ ऑफ y गिवन x इक्वल टू x, सिमेट्री से आप इज नोटेशन भी पलट जाएगी, पी वाई गिवन एक्स इवेल्युएटेड एट वाई स्मॉल वाई गिवन स्मॉल एक्स। और उसका मतलब है फिर एक बार प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू स्मॉल y गिवन x इक्वल टू स्मॉल x, और जो ऊपर हमने कैलकुलेशंस किए थे उसी कैलकुलेशंस को यूज करके हम देख सकते हैं ये होगा p ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x एट x। और ये दोनों जो है दैट इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y which are possible values of the random variables x and y। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कंडीशनल पीएमएफ ऑफ x गिवन y y इक्वल टू 2 करना चाहेंगे, ओके। सो एग्जाम्पल में हम देखते हैं
conditional PMF of x given y equal to 2 के लिए। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 फिक्स्ड है, स्मॉल y फिक्स्ड है, तो वो होगा px, 2 डिवाइडेड बाय py2। मैं टेबल की तरफ जाता हूं। x अलग अलग x के लिए हमें px2 देखना है। p02 है 0.1, p12 है 0.1, p22 है 0.05 और p सब y ऑफ 2 है 0.25। तो ये है सो दिस इज इक्वल टू py2 तो हमें पता है, py2 मैं ये ब्रैकेट बाद में लिखूंगा। सो हमें अलग अलग x के लिए इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 2 अलग अलग देखेंगे। py2 तो क्या है, py2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, py2 है 0.25 जो हमने अभी देखा था टेबल से, ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। सो व्हेन x इज 0, p02 हमने देखा 0.1 है, सो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25 जो है 0.4। x इक्वल टू 1 के लिए उसी तरह से p12 है 0.1 डिवाइडेड बाय py2, ये भी है 0.4 और p22 क्या है, p22 है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.25, ये है 0.2। तो ये कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2 हम इस तरह से लिख सकते हैं, px गिवन y, x गिवन सो y इक्वल टू 2। हम लिखने समय तो ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन बोलते समय या पढ़ते समय इसको मैं बोलूंगा कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया है। ये वैल्यू लेता है 0.4 इफ x इक्वल टू 0, 0.4 इफ x इक्वल टू 1, 0.2 इफ x इक्वल टू 2 और ऑफ कोर्स x सिर्फ ये ही 3 वैल्यू लेता है, तो 0 अदरवाइज। ये हमने अलग से कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप अलग अलग y के लिए कंडीशनल PMF ऑफ x गिवन y इक्वल टू स्मॉल y कैलकुलेट करें और कंडीशनल PMF ऑफ y गिवन x इक्वल टू स्मॉल x भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज मान लीजिए। ये कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस रैंडम वेरिएबल्स का। लेट x and y have joint PMF given by pxy and let p sub x and p sub y be the marginal PMFs। उनके मार्जिनल PMF px और py को भी हम देख सकते हैं, PMFs of x and y respectively। The random variables are said to be independent स्वतंत्र if the joint PMF pxy is the product of the marginal PMFs
at x and y for all pairs x and y। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ये दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। इफ pxy is not equal to pxx pyy for any one pair of x and y, then तब x random variables x and y are dependent और नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस पता करने के लिए हमें सभी पेयर्स x और y को जांचना पड़ेगा कि अगर मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x स्मॉल x के ऊपर इवेल्युएट करे, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y स्मॉल y के ऊपर इवेल्युएट करे और उसका प्रोडक्ट ले ले, उसको मल्टीप्लाई करे, तो क्या हमें pxy जॉइंट पीएमएफ मिलता है? अगर हाँ तो ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ना होने के लिए कोई भी एक पेयर भी काफी है जहां पे ये इनइक्वालिटी काम नहीं करती है। तो अब हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं और इस एग्जाम्पल में कहा गया टेबल ऊपर है। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखना है? हमें देखना है कोई भी एक x और y अगर हम ले रहे हैं तो समझ लीजिए ये ले रहे हैं, सो P13 को ले रहे हैं। तो P13 क्वेश्चन इंडिपेंडेंस के लिए हम जांचेंगे क्या P13 और हम देखेंगे Px1 टाइम्स Py3 और पूछेंगे कि क्या ये दोनों एक जैसे है, एक ही मान उनका बराबर है। P13 तो है 0.1, वो तो डायरेक्टली टेबल वैल्यू से पता है। Px1 क्या है? Px1 है 0.3 और Py3 है 0.4। क्यों? Px ये है 1 और Px1 है ये 0.3 और y इक्वल टू 3 का ये कॉलम है और ये है Py3। तो अगर हम ये प्रोडक्ट कर ले तो ये है 0.12 और 0.12 0.1 के साथ जुड़ता नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। तो ये हम इन्हीं क्वेश्चन मार्क हटा के हम इसको नॉट इक्वल टू लिख लेंगे। और क्योंकि हमने कोई भी एक युगल मिला है 1-3 पेयर मिला है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल में ये दो रैंडम वेरिएबल्स x और y डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फिर एक बार ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो ये pxy क्या है? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम देख रहे हैं pxy तो है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x इंटरसेक्टेड विथ y इक्वल टू y। ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी है p ऑफ xy। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x टाइम्स प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y। और अगर ये इक्वालिटी सही रहती है तो हमें पता है कि हम उस टाइम बोलते हैं कि ये जो दो इवेंट्स हैं x इक्वल टू x और y इक्वल टू y वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। सो इफ दिस होल्ड्स दैट मीन्स these events x equal to x and y equal to y are independent। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की परिभाषा यही थी, तो वो स्वतंत्र है इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
इंडिपेंडेंट। रैंडम वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट होने के लिए हमें चाहिए कि हम सभी स्मॉल एक्स और सभी स्मॉल वाई को देखें और उनके लिए ये अलग अलग इवेंट्स देखें और ये सब पेयर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर है तो हम बोलते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। जैसे इंडिपेंडेंस को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने जैसे किया था कि हमने डेफिनेशन तो किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, लेकिन हम यूज करते हैं जबकि हमें सिचुएशन ऐसी पता है जो दर्शाती है हमें कि एक इवेंट दूसरे इवेंट से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि सिक्के के पहले उछाल का परिणाम सिक्के के दूसरे उछाल के कोई भी परिणाम से इंडिपेंडेंट होगा। तो ये हमें सिचुएशन ऐसी है कि हम इंडिपेंडेंस नेचुरल लगता है। तो उसी तरह रैंडम वेरिएबल्स के बारे में भी हम ऐसे कर सकते हैं। सो एग्जांपल, कंसीडर अ फेयर डाई। तो उसके परिणाम तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6, और इस डाई को 2 बार उछाले, टॉस 2 टाइम्स, और हर एक टॉस के अंदर जो परिणाम आएगा उसको हम एक रैंडम वेरिएबल से दर्शाते हैं। सो लेट एक्स बी दी आउटकम in the first toss or y be the outcome in the second toss। क्योंकि ये फेयर डाई है तो हमें पता है x का पीएमएफ और हमें पता है y का पीएमएफ। px of small x is 1/6 for all x in ओमेगा, और वैसे ही py of y is 1/6 for all y in ओमेगा। और जैसे मैंने अभी कहा पहले उछाल में क्या होगा और दूसरे उछाल में क्या होगा, तो हमें नेचुरल लगता है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो उसका मतलब है x और y भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जो हमें सिचुएशन है जो दर्शाती है कि हमारे पास जो 2 रैंडम वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है, तो उसको यूज करके हमने जो अभी तक की प्रक्रिया की थी, जो जॉइंट पीएमएफ से शुरुआत करके हमने अलग अलग चीजें की, जैसे कि प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की या मार्जिनल पीएमएफ्स, कंडीशनल पीएमएफ्स कैलकुलेट किए। अब हम उसको उल्टा रहे हैं। हमें हर 2 रैंडम वेरिएबल्स है x और y, हर एक का पीएमएफ या मार्जिनल पीएमएफ पता है, और अभी हमें लग रहा है कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट को यूज करके हम इसका जॉइंट पीएमएफ लिख सकते हैं। P of x, y by independence should be Px of x times Py of y for all x y in ओमेगा। x कोई भी ओमेगा से ले ले और y भी ओमेगा से कोई भी नंबर ले ले, तो ये सही होना चाहिए। और लेकिन Px तो है 1/6 और Py बाय भी 1/6 है, किसी भी x और y ओमेगा से अगर चूज करे तो उसके लिए, तो उसका मतलब है दिस इज 1/36। तो इंडिपेंडेंस यूज करके हमने जॉइंट पीएमएफ यहाँ पे लिख लिया है। तो अक्सर हम ऐसा करेंगे फॉर ऑल x, y in omega, that is x in omega and y in omega।